हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गणेश रावल और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो अब तक के लेक्चर्स में हम लोग विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। विद्युत बल रेखाओं के लिए मैंने कहा था, अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर यदि धन परीक्षण आवेश को खुला छोड़ दिया जाता है तो धन परीक्षण आवेश जिस पाथ का अनुसरण करता है, जिस पथ पर गति करता है, वही पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है। ठीक है, यह तो एक परिभाषा। अब यहां पर विद्युत बल रेखाओं से संबंधित कुछ गुणधर्म आते हैं। ठीक है, क्या गुणधर्म है, वन बाय वन पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मेरे पास कोई विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा। अब इस विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, टेंजेंट, मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताएगी बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। कोई बिंदु मान लो मैंने Q ले लिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और मान लीजिए कोई बिंदु मैंने यहाँ पर R ले लिया, यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा। कुल मिलाकर के एक विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हर एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी कि एक बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा शो होती है। P बिंदु पर अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा है, Q बिंदु पर अलग है, R बिंदु पर अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलिए दूसरा पॉइंट, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है यदि
वह काटेगी तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाती है जो कि संभव नहीं है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। बात करें यहाँ पर, यदि वो एक दूसरे को काटती है तो जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो टेंजेंट खींचने के बाद दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बन जाती है। फॉर एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये है मेरे पास विद्युत बल रेखा, ठीक है, फर्स्ट, और ये मेरे पास कोई विद्युत दूसरी बल रेखा, विद्युत बल रेखा। अब ये दोनों यहां पर काट रही है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर एक डायरेक्शन यह बनेगी, एक डायरेक्शन ये बनेगी, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बनेगी और एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बनेगी। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित होती है जो कि संभव नहीं है। केवल एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा बनानी होगी, ठीक है। यानी कि अगर ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है तो इसके एक बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा या खींचा गया टेंजेंट केवल एक विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों, एक सदिश राशि है, ठीक है। इसकी दिशा केवल क्या होगी, उसकी एक ही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास। तो दो बल रेखाएं जो उसको कभी नहीं काटती है, राइट। क्यों नहीं काटती है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बताओगे आप लोग, यदि वो काटेगी तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बन जाती हैं जो कि संभव नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है क्योंकि यह रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसा वक्र बनाती है बच्चों, खुला वक्र बनाती है, क्योंकि
ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। आपको अगर पता हो तो हम लोगों ने कुछ प्रकार का डायग्राम बनाया था। धनावेश से चल रही है और ऋणावेश पाकर समाप्त हो रही है। धनावेश से चल रही है, ऋणावेश पाकर के समाप्त हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो आपकी वक्ररेखाएं होती है ये एक खुला वक्र बनाती है। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये खुला वक्र क्या हुआ, ये तो बंद वक्र हो गया। अरे भाई यहाँ से शुरुआत करी, यहाँ करके खत्म हो गया, क्या वापस यहाँ से यहाँ आ रहा है क्या? बंद का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ तो चलता 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 वापस में यहाँ आ जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप। अगर मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ और चल करके मैं केवल यहाँ रुक जाता हूँ इस जगह पर, तो इसको क्या बोल गया, ओपन लूप यानी खुला वक्र। ठीक है, तो पॉजिटिव से लाइन शुरू होती है और नेगेटिव में जाकर एंड हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, राइट? वापस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती। ठीक, तो वक्ररेखाएं जो होती है, उचित वक्ररेखाएं खुला वक्र बनाती है, क्योंकि ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश प्राप्त करके समाप्त हो जाती है। नोट करें। देखिएगा किसी आवेशित पृष्ठ के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। किसी आवेशित पृष्ठ के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, अर्थात बल रेखाओं की सघनता जहां अधिक होगी और वहां तीव्रता भी अधिक होती है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो ये वक्ररेखाएं पृष्ठ के लंबवत ठीक है। अभी मैं आपको
ये पॉइंट भी लिखवा दूंगा कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई एरिया है जिसको मैंने ए नाम दे दिया, ये कोई बी एरिया है और ये हमारा सी एरिया है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से एरिया में से सबसे ज्यादा बल रेखाएं निकल रही है, तो आप लोग कहोगे ऑब्वियसली बात है सर कि ये जो आपका एरिया नंबर ए है इसमें से 1 2 3 और 4 बल रेखाएं निकल रही है। तो जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेगी उतनी क्या होगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बल रेखाओं की सरलता, ठीक है, या बोलो कि मैं संख्या, बल रेखाओं की सरलता या फिर संख्या जहां अधिक होगी वहां तीव्रता भी अधिक होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वाले एरिया में से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। बी वाले एरिया में से केवल 3 बल रेखाएं निकल रही है या थोड़ी सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। सी वाले एरिया में से केवल 2 बल रेखाएं बाहर निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पर तीव्रता और ज्यादा कम हो जाएगी। तो तीव्रता का क्रम ए में ज्यादा, बी में कम और सी में और तो मेरी बात आप लोग तो कुल मिलाकर के जहां पर फील्ड लाइंस की सरलता डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा पास बल रेखाएं होंगी वहां पर इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जहां जितनी दूर दूर बल रेखाएं होगी वो इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। राइट, नोट करें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती है विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर, ठीक है, पृष्ठ पर जहां से चलती है और जहां मिलती है, और जहां मिलती है दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती है। बल रेखाएं पृष्ठ पर जहां से चलेगी और जहां पर मिलेगी दोनों जगह क्या होगी बच्चों, पृष्ठ के लंबवत होगी। फॉर एग्जांपल देखिए जरा यहाँ ये है मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, बल रेखाएं, इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और देखो तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं तीनों में आप देखिए बल रेखाएं जो है पृष्ठ की क्या है बच्चों, हमेशा लंबवत है। ठीक है, चाहे वो आ रही है या फिर वो जा रही है, तो जहां से चलेगी और जहां मिलेगी हमेशा दोनों जगह पर क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी। क्लियर बात। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए जरा 6 बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर सिकुड़ने का बल रेखाएं
सुनिए, लंबाई के समानांतर, लंबाई के समानांतर सिकुड़ने का प्रयास करती है, जबकि लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है। लंबाई के समानांतर सिकुड़ने का प्रयास करती है, लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है। समझते हैं इस पॉइंट को हम। ठीक है, इधर देखिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अभी आपने देखा इस प्रकार से बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर आकर के समाप्त हो रही थी। तो यहाँ पर ये बल रेखाएं क्या देख रहे हो, ये है दोनों आवेशों की लंबाई, या बोलो तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो लंबाई के समानांतर क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। ठीक है, तो लंबाई के समानांतर सिकुड़ने का प्रयास करती है, अर्थात यहीं से पता लगता है कि विपरीत आवेश हमेशा क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है। इसका मतलब अगर यहाँ एक पॉजिटिव है और यहाँ एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा डायग्राम आपका। तो लंबाई के, ये लंबाई के लंबवत क्या कर रही है, फैल रही है। तो लंबाई के लंबवत तो फैलती है और लंबाई के समानांतर सिकुड़ती है। तो लंबाई के लंबवत फैलने का मतलब ये हुआ कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और लंबाई के सिकुड़ने का, लंबाई के समानांतर सिकुड़ने का प्रयास करने का मतलब क्या है बच्चों, कि लंबाई के समानांतर क्या होती है, सिकुड़ती है, यानी कि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। राइट, नोट करें। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और विद्युत बल रेखाएं जो है हमारा यहीं पर खत्म होता है। राइट, अब हम जो है विद्युत क्षेत्र के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कई सारे बच्चों के डाउट्स भी आए थे। ठीक है, तो उन डाउट्स को भी मैं आज लेना चाहूँगा, ताकि क्या पता वो क्वेश्चन किसी और बच्चे के डाउट के अगर होंगे तो बाई द वे वहाँ भी क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो बच्चों हम लोग जो है 1 बाय 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चन से वो यहाँ पर 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। राइट, तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर बहुत आसान से क्वेश्चन से। 15 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले आप लिखिए, आपको दिया क्या रखा है, गिवन बल आपको दिया गया है 4.5 न्यूटन का, और साथ में आवेश आपको दिया गया है 15 × 10⁻⁴ कूलाम। ठीक है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी आपसे, तो F की वैल्यू 4.5 और Q की वैल्यू 15 × 10⁻⁴। ये आपने सोल्व किया। टेन टू द पावर को ऊपर लेके जाइए, 10 to the power +4, तो यहाँ से जाएगा 3 × 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। मैथमेटिकली आप लोग कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तरीका कोई सा भी हो, आंसर राइट आना चाहिए। राइट, चलिए नोट करिए। चलिए थोड़ा सा लेवल अपर है इस क्वेश्चन का।
5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 कूलम तथा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 कूलम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 2 मीटर है। तो मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये मेरे पास Q1 है 5 इंटू 10 माइनस ऑफ 9 कूलम और ये Q2 है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 कूलम। दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है 2 मीटर। ठीक है। मध्य बिंदु पर कहाँ पे, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा और जिस बिंदु पर पूछेगा उस बिंदु पर हम लोग क्या रख देंगे, एक धन परीक्षण आवेश। मान लीजिए यहां मैंने क्या रखा बच्चों, धन परीक्षण आवेश। ठीक, मध्य बिंदु पर है तो 1 मीटर यहां से होगा और 1 मीटर यहां से, राइट। तो अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, Q1 के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र प्लस प्लस में कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल E1 और प्लस प्लस में कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल E2। ठीक है, ये है आपका आलोक बिंदु P बिंदु। तो देखिएगा Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 वेक्टर इज इक्वल टू K। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 और डिवाइड बाय आता है स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, K की जो वैल्यू है वो भी आप लोग पुट कर दीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, राइट। फॉर्मूला में कौन सा यूज किया बच्चों, यहाँ पर E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बना आपका ये 45 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, अच्छा E1 की डायरेक्शन, अगर ये ए पॉइंट ए बिंदु को बी बिंदु है तो ए से पी की ओर दिशा ए से पी। आगे Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर E2 वेक्टर बराबर KQ बाय स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। डायरेक्शन B से P की ओर, इधर दिशा P से B से P। ठीक है, अब बिंदु P पर क्या निकालेंगे अपन, रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का समेशन। तो देखिएगा, इसलिए या चूंकि P बिंदु पर P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E3 वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस ऑफ E2 वेक्टर। जैसे आप लोगों ने कूलॉम के नियम में हमने अध्यात्म का सिद्धांत पढ़ा था, और वहां मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक निकाय में अगर असंख्य आवेश उपस्थित हो तो किसी भी एक विशेष आवेश पर अगर परिणामी निकालना है तो जितने भी आवेश हैं
उन सब आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी अगर इस बिंदु पर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो जितने भी आवेश हैं वो सबके सब इस बिंदु पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। ठीक है, इस बिंदु पर जो आवेश लगा हुआ है केवल उस पर बल लगाएंगे। तो E1 ने बल लगाया, सॉरी Q1 ने बल लगाया तो E1 बना, और Q2 ने बल लगाया तो E2 बना, राइट। तो यहाँ से ये भी बराबर क्या आएगा बच्चों, E1 वेक्टर प्लस ऑफ E2 वेक्टर। नोट करिए यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो या EP वेक्टर बराबर E2 वेक्टर माइनस ऑफ E1 वेक्टर, और हम सिंपली परिमाण ले यहाँ पे देखो बिंदु P पर जो परिणामी होगा वो सदिश योग के बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगा। तो E1 E2 का सदिश योग हो गया। और एक्चुअली में आप क्या देख रहे हो बच्चों यहाँ पर कि E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में है। तो E1 और E2 में कितना एंगल बन रहा है, E1 और E2 बन रहा है एंगल कितना, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का जब एंगल बनता है तो आपने पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट जब आप निकालते हैं, रिजल्टेंट जब आप निकालते हो तो 180 में कितना आता है बेटा, A माइनस बी, where theta is equals to 180 डिग्री। ठीक है, और रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू A प्लस बी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, R इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये तमाम रिजल्ट जो हैं आप लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़े हुए हैं। और अब बात है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े अगर वीक हो तो आप लोग इन चीज़ों को वापस से रिमेम्बराइज कर लेना। ठीक है, अच्छे से आपको देख लेना। बाकी थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तो दोनों का, दो वेक्टर्स का, ये क्या बेटा, A वेक्टर, ये क्या आपका B वेक्टर, ये भी A वेक्टर, ये भी आपका B वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का डिफरेंस, दो वेक्टर का समेशन और दो का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर देखिए यही कॉन्सेप्ट हमें लग रहा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया E2 माइनस ऑफ E1। और बात है कि बड़े में से छोटे को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। इसका मैंने मान नहीं निकाला, ये आएगा 180 न्यूटन पर कूलम, 9 दूनी 18। ठीक है, तो EP is equals to E2 की वैल्यू 180 माइनस ऑफ 180 माइनस ऑफ 45। ठीक है, ये सोल्व करना आपको आता ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो मेनली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया इस कॉन्सेप्ट में, जितने भी आवेश हैं सब वन बाई वन क्या करेंगे, धन परीक्षण आवेश पर बल लगाएंगे और बल लगाकर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ रहेगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा वहां आएगी जहां पर हमारा बल की दिशा होगी। ये बल की दिशा में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, राइट। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ है, 180 में से आपने 45 को माइनस किया तो बड़े में से आपने छोटे को माइनस किया। तो बड़ा कहाँ से कहा जाता है आपका, दिशा B से P में। तो डायरेक्शन लिखेंगे अपन यहाँ पर, दिशा B से P, राइट, क्योंकि बड़े में से आपने छोटे को माइनस किया है। ठीक है, नोट करिए। चलिए थोड़ा सा
और लेवल बढ़ाते हैं। दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलम 20 × 10⁻⁻19 कूलम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। ऐसे प्रश्न हम लोग कूलम के नियम में भी कर चुके हैं। वहां पर हम कहते थे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी बल 0 होगा या फिर कुल बल जो होगा आवेश पर 0 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर अपने को। सबसे पहले बनाते हैं हम डायग्राम बनाने की आपको कोशिश किया करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। मान लीजिए कोई Q1 चार्ज है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, कोई Q2 चार्ज है 20 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, तो आधी दूरी कितनी रहेगी? 1 मीटर। यहाँ से भी 1 मीटर। अगर कोई बिंदु P है, ये A है और ये आपका B है, तो P बिंदु पर माना कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। कह रहा है कि किस बिंदु पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो माना कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों? 0 होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम Q1 चार्ज के कारण। मैंने कहा था कि जिस बिंदु पर भी तीव्रता पूछे क्या रखो? बल परीक्षण आवेश प्लस में रिपल्शन, प्लस में रिपल्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए माना कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, इसलिए चलो नोट करो पहले, इसलिए बाद में करते हैं या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसलिए E1 वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर। ठीक है, या E1 बराबर E2 और हम मोड की बात करें। राइट, अब देखो दोनों तीव्रताएं एक दूसरे की क्या है? विपरीत दिशाओं में है। इनका परिमाण लेंगे तो E1 की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, यानी कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तीव्रता Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर होगी। तो E1 बराबर E2। अब E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? K Q/R²। तो K Q1/R12 K Q2/R2²। इस फॉर्मूले में वैल्यू हमें पुट करनी है। तो ये मैं रख कर दे रहा हूँ। चलिए K से क्या तो कैंसिल हो गया। Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁹ और R1 का स्क्वायर कितना? यहाँ से आता था 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक काम करो, बिल्कुल इसको मध्य बिंदु पर नाम ले लो बेटा, पर
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की मध्य बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो एक काम करिए, यहाँ से डिस्टेंस आप 1 मीटर न मानते हुए डिस्टेंस मानिए आप यहाँ से x मीटर, ठीक। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी जाएगी आपके पास, r माइनस ऑफ x मीटर, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ही आपको तीव्रता 0 करनी है, ठीक है। तो मान लिया मैंने कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी न किसी बिंदु पर ये आपका आवेश है। तो यहाँ पे ऐसा करिए आप, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, मध्य में किसी बिंदु पर, मध्य में किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो बेटा यहाँ से डिस्टेंस आपने x ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका r माइनस एक्स। तो r की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पर 2, तो बोले तो 2 माइनस ऑफ x, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ये बनेगा आपका x का स्क्वायर बराबर 2 2 की कितनी 20 इंटू 10 की घात माइनस ऑफ 19 और ये 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये करिए, ये 5 से भी करिए, वर्गमूल ले लीजिए यहाँ पर, वर्गमूल 1/x बराबर 4/2 माइनस x का स्क्वायर है 2 माइनस ऑफ x, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर गुणा पर स्क्वायर गुणा हो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ x, इधर लेके जाओ, ये इसको इधर ले आओ, 2x और x 3x बराबर x बराबर 2/2, यानी कि 5 इंटू 10 की घात माइनस ऑफ 19 कूलम से 2/3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों 0 होगी, ठीक है। अर्थात 5 इंटू 10 की घात माइनस ऑफ 19 कूलम से 2/3 मीटर की दूरी पर तीव्रता 0 हो गई। या अगर आप उधर से लेते हो तो 2 माइनस एक्स यानी 2 माइनस ऑफ 2/3 कितना बना 4/3, राइट। तो उस आवेश से 4/3, इस आवेश से 2/3। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेवल ऊपर आते हैं। ये जो प्रश्न है आपके सामने, इसमें क्लास 11th और 12th दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको 11th का कॉन्सेप्ट कुछ पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो छोटे बिंदु गोले प्रत्येक का द्रव्यमान दे रखा है आपको 200 ग्राम। दो छोटे गोले हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम। फिर कह रहा है कि उपनिष्ठ बिंदु से कुछ अलग धागे की लंबाई 40 सेंटीमीटर द्वारा लटकाए गए हैं। अच्छी बात है। दोनों गोले समान आवेशित है और सम अवस्था में बीच की दूरी आपको दी गई 4 सेंटीमीटर। बोला गया प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाइए पहले, ठीक है। इस प्रकार से
चालक धागों से लटकाए गए हैं। ठीक है, ये धागे अगर धागों में क्या था बच्चों, तनाव कब आएगा, जब इसका नीचे क्या आएगा, ये आपका एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। ठीक है, जैसे नीचे की ओर एनर्जी लगा, इस डोरी में क्या आएगा, टेंशन, तनाव है, ये थीटा, तो ये कितना, थीटा। टेंशन का एक कॉम्पोनेंट लिया जाएगा टी कोस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट लिया आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, साथ में यहाँ पर आवेश भी है। ठीक है, ये रहा आवेशित है, दोनों बोले समान आवेशित है, आवेश भी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा बल लगाएगा, रिपल्जन फोर्स F वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। टी कोस थीटा mg को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा f को बैलेंस करेगा। नाउ संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति क्या है हमारे सामने, टी कोस थीटा बराबर mg तथा टी साइन थीटा बराबर f, और f की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, k q बटा बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, d, k q, वैसे आपको 4 सेंटीमीटर दी गई, मैंने फॉर एग्जांपल d मान लिया, d बराबर कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बराबर k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है, मैं फिर समझा रहा हूं एक बार, डोरी है, डोरी में तनाव लगेगा, नीचे एनर्जी जा रहा है, तो तनाव का, टेंशन का एक कंपोनेंट जाएगा टी कोस थीटा, एक कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। घटकों में वियोजित करना आपको 11th में समझाया हुआ है। ठीक है, देखिए, देखो ये फोर्स है, ये थीटा है, तो इसका एक्स अक्ष के साथ एक घटक आएगा एफ कोस थीटा, और वाई के साथ जाएगा बेटा एफ साइन थीटा। सिमिलर वे में थीटा के साथ टी कोस थीटा, 90 डिग्री पर टी साइन थीटा। ठीक है, नोट करिए इतना। समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1। समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 का डिवाइड किया आपने, बना आपके पास टी साइन थीटा k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर t कोस थीटा डिवाइड बाई ऑफ mg। आगे देखो, t से t कट गया, tan थीटा is equals to k q स्क्वायर mg of d, mg है और d स्क्वायर नीचे आ जाएगा, mg of d स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर निकालना है आपको, q स्क्वायर बराबर mg से गुणा करो, mg d स्क्वायर tan थीटा डिवाइड बाय ऑफ k। तो यहाँ से q की वैल्यू आएगी mg d स्क्वायर tan थीटा डिवाइड बाय ऑफ k। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला डायरेक्ट। अब आगे देखो, चूंकि tan थीटा
ऑलमोस्ट साइन थीटा, ऑलमोस्ट थीटा। तब व्हेन थीटा इज स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा लगभग साइन थीटा और साइन थीटा लगभग टेन थीटा। तो इस फॉर्मूले को जो है अपन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कर दूं लिखेंगे अपन Q इज इक्वल टू mg d स्क्वायर टेन थीटा लगभग साइन थीटा और k, ठीक है। चूंकि फॉर्म फिगर चित्र से साइन थीटा का मान निकालिए, आप कितना आ रहा है, चित्र से साइन थीटा, चित्र का आपके पास ये रहा, मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे, चित्र कुछ ये था आपके पास इस टाइप से, ये पूरी चार थी, आधी कितनी रहेगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये थी आपके पास 40 सेंटीमीटर, राइट। ये था आपका थीटा। थीटा के सामने क्या होता है, एल्टीट्यूड लंब, और ये 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण, इसको मैं के लिख करके मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कर्ण, ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज ये के क्या कंफ्यूज होगा। और ये बेटा आपका बेस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना आपका 2, तो कर्ण कितना आपका 40, कितना बना आपका 1/20। कोई दिक्कत, क्योंकि आपको डोरे की जो लंबाई है वो गिवन थी कितनी 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपने कितना निकाला 1/20। m का मान दिया गया आपको कितना 200 ग्राम, तो चेंज करा आपने 0.2 किलोग्राम, ग्राम का आपने किलोग्राम में चेंज कर लिया, फिर बना आपका 0.2 किलोग्राम, राइट। चलिए, और d 4 सेंटीमीटर, या बोलूँ मैं इसको 4 × 10⁻² मीटर, ये 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का कूलम स्क्वायर। सारे वैल्यूज अवेलेबल है, वैल्यू पुट कर देंगे अपन। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए करते हैं वैल्यू पुट। Q इज इक्वल टू m की वैल्यू 0.2 इंटू m d स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, साइन थीटा 1/20, 9 इंटू 10⁻⁹, ये आपका रूट का रूट। Q इज इक्वल टू 0.2, 4 का स्क्वायर 16, 10⁻⁴, ठीक है, इंटू 1/20 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ का अंडर। इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी, Q बराबर 4/3 इंटू 10⁻⁷ गुना। क्लियर बच्चों? तो ये किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, मैंने क्लियर कर दिया है, राइट। कुछ और भी डाउट्स हैं बच्चों के, 1 बाय 1 वो भी क्लियर किए जाएंगे। बस आप लोग यही टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स को कंप्लीट करते रहिए,
और जो भी डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पे।